हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द थर्ड टॉपिक और सिलेबस विच इज़ कंसेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी। पहले हम कंसेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी पढ़ेंगे। तो ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, अगर हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में देखें तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी क्षमता है कि उसको कोई डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, बाहर से आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर कर रहा है, तो जैसे अभी कोविड चला था तो कोई ऑर्गेनिज्म, कुछ लोग थे जो ज़्यादा ससेप्टेबल थे इसको लेकर। ठीक है, जैसे कि जो बूढ़े लोग थे या जो बच्चे लोग थे उनको ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी थी कि उनको डिजीज़ तो हो ही जाएगी, इसलिए आप उनको घर में रखो, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो थोड़े यंग लोग थे उनको कहते थे कि यार इनके लिए ठीक है, इनको ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी नहीं है, इनको ज़्यादा डिजीज़ जो है होने के चांसेस नहीं है। तो कितना चांस है हमारी बॉडी डिजीज़ एक्वायर कर लेगी, दैट इज़ नोन एज ससेप्टिबिलिटी, कि एक ऑर्गेनिज्म में कितनी क्षमता है कि वो खुद को डिजीज़ करवा लेगा या उसकी बॉडी कितनी ससेप्टिबल है उस डिजीज़ को लेने के लिए। आई होप आपको ससेप्टिबिलिटी समझ आ गई हो। तो हम थोड़े से डेफिनेशंस पे चले जाते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पे चले जाते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी, सेंसिटिविटी भी कहते हैं इसको। इट इज़ अ लैक ऑफ एबिलिटी टू रेजिस्ट सम एक्सोजेनस एजेंट लाइक अ पैथोजन और अ ड्रग। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी आप कब कहोगे कि आपके अंदर एक बाहर से कोई भी आपके अंदर पैथोजन आ रहा है या ड्रग आ रहा है लेकिन आप में क्षमता ही नहीं है उससे लड़ने की, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। एक ऑर्गेनिज्म जो होगा हम उसको ससेप्टिबल कब कहेंगे, एक मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हु इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग इन्फेक्टेड बाय डिजीज। अब एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर एक ऐसा मेंबर है जिसको सबसे ज़्यादा रिस्क है उस डिजीज़ को अक्वायर करने का, तो दैट इज नोन एज ससेप्टिबल। अब आप मुझे कोविड के केस में बताओ हम किसको ससेप्टिबल बोलेंगे। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स who are neither exposed to the wild strain of the pathogenic parasites। वो ऑर्गेनिजम्स या तो उन्होंने हम ना वायरस के वे में ही चलते हैं तो हमें याद रहेगा। ठीक है, हम कोविड को लेकर चलते हैं। अब कुछ लोग होंगे जिनको कभी भी कोविड नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ उनको कोविड, और दूसरे होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल कोविड की दे रही हूँ बट आप बाकी चीज़ों के साथ भी इसको रिलेट कर लीजिएगा। तो कुछ होंगे जिन्होंने कभी भी नहीं लगवाई वैक्सीन, कुछ होंगे जिनको कभी कोविड हुआ ही नहीं। ये दोनों टाइप के लोग हम इनको कहेंगे, ये दोनों ही ससेप्टेबल हैं। अगर किसी को पहले का कोविड हुआ होगा तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी जो उससे लड़ पाएंगी, और अगर उसने वैक्सीन लगाई होंगी तो ऑब्वियसली सेम रीज़न। ठीक है, तो क्योंकि वैक्सीन में ना क्या होता है, हम आई थिंक ये वही वाली है अभी जो हम लगा रहे हैं, एटेन्यूएटेड डालते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि पहले से थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा कम पावर होती है उस वायरस की हमें अफेक्ट करने की। जब थोड़ी थोड़ा अफेक्ट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो जब रियल में आता है वायरस तो हम उससे लड़ लेते हैं। तो दैट इज़ हाउ वैक्सीन्स वर्क। और भी टाइप्स की वैक्सीन होती है, मैंने यही वाली बताई। तो ये हो गई ससेप्टिबल्स, वो दो ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल होंगे जिन्होंने एक तो वैक्सीन नहीं लगाई, या दूसरे वो हो सकते हैं जिनको कभी कोविड हुआ ही नहीं या कोई और वाइल्ड स्ट्रेन नहीं आया उनकी बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजेनिक पैरासाइट का, जिसकी भी आप बात करें। ठीक है, अब ससेप्टिबिलिटी को हम और चीज़ एक और कह सकते हैं, द वल्नरेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू गेट डिजीजेस, कि एक इंडिविजुअल कितना वल्नरेबल है इसकी उसको डिजीज़ हो जाएगी। और दूसरा क्या कह सकते हैं, एबिलिटी ऑफ वायरस टू गेट इनटू द सेल, कि एक वायरस जो है उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो सेल के अंदर घुस जाएगा। अब वायरस कब डिजीज़ कॉज कर सकता है, अगर वो सेल के अंदर एंटर कर जाए होस्ट सेल के अंदर तो हम उसको बोलेंगे ससेप्टेबल स्टेट, और अगर वो रेप्लिकेट कर देता है होस्ट सेल के अंदर तो हम उसको बोलेंगे परमिसिव स्टेट। तो ससेप्टेबल स्टेट तब होगी जब वो सिर्फ एंटर ही करेगा, अगर एंटर कर गया मतलब वायरस ससेप्टेबल है। ठीक है, अब हमारे पास आता है द होस्ट मे नॉट सफर फ्रॉम एनी पैथोलॉजी ड्यू टू द सर्टन रीजन्स लाइक सप्रेशन ऑफ द वायरस बाय होस्ट इम्यून सिस्टम और बाय एबॉर्टिव मेजर्स टेकन बाय इंट्रिंसिक सेल डिफेंसेस। तो हो सकता है कि ना होस्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम था उसने वायरस को सप्रेस कर दिया। ठीक है, या तो उसकी बॉडी ने कुछ, उसकी बॉडी के जो इंट्रिंसिक सेल डिफेंसेस थे उसने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया कि उसने वायरस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इन कारणों से हो सकता है कि वायरस अंदर तो घुस गया लेकिन उसने कुछ अफेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर इम्यूनिटी हो सकती है बेसिकली उसको लड़ने की। अब ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये दो टाइप की होती है, या तो ये नेचुरल होगी, ठीक है, नेचुरल और नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी, या तो ये आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी होगी। नेचुरल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, अब इसको आप इम्यूनिटी के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है ना, इट इज़ एन इनेट एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट डिफेंसिवली टू अ टॉक्सिन। डिफेंस मीन हम लड़ेंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ इम्यून सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है पूरा का पूरा, ये क्या करता है, लड़ता है। बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर, फॉरेन कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उससे वो लड़ता है। द इम्यूनिटी में भी इनेट और इनबॉर्न। अब इम्यूनिटी
इम्यूनिटी हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर पहले से हो या फिर एक्वायर्ड हो, और एक्वायर्ड या बाहर से आई हो, ठीक है। अब कैसे हो सकता है ये? इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारी बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट होती है या हमारी मदर से आती है जब हम प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो या तो प्लेसेंटा से आएगी या तो बर्थ से, मतलब ऑब्वियसली बर्थ से आएगी तो मतलब प्लेसेंटा से आएगी, एक ही बात होगी। और या तो एक्वायर्ड होगी, ठीक है। एक्वायर्ड होगी मतलब कि हमारी लाइफ में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी लाइफ चल रही है, हम बीच बीच में हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को एक्वायर कर रहे हैं। वो हम कैसे करेंगे? या तो हम एंटीबॉडी ले लेंगे कोई, ठीक है, बाहर से हमने एंटीबॉडी इनोकुलेट कर ली, एंटीबॉडीज़ में डालते हैं ना, हाँ एंटीबॉडीज़ वही जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स जब आते हैं तो हमारी बॉडी के सेल खुद प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, लेकिन कभी कभार हम बाहर से भी इनोकुलेट करवा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बाहर से इनोकुलेट करवा रहे हैं एंटीबॉडी ताकि हमें इमीडिएट रिलीफ मिल जाए, ये रिलीफ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। अगर हम बाहर से इनोकुलेट करवा रहे हैं देन दैट इज़ नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फिर ठीक है, इनेट और एक्वायर्ड तो पता चल गया, ये दोनों जो आ जाएंगी। या फिर एक्टिवली कैसे आ सकती है कि अपनी बॉडी के खुद सेल्स जो हैं, खुद सेल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इन्फेक्शन के खिलाफ इफ़ेक्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी हो सकती है या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो सकती है। इनेट तो आगे इनबॉर्न जो हमारी बॉडी के अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होगी, पहले से होगी, या एक्वायर्ड हो सकती है। एक्वायर्ड के अंदर भी पैसिव हो सकती है या एक्टिव हो सकती है, ठीक है। पैसिव तो होगी ना, हमने पैसिवली हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज इनोकुलेट करवाई, और एक्टिव क्या हो गया, हमारी बॉडी ने खुद प्रोड्यूस करी। तो समझ आ गया ना, एक्वायर्ड होती है एक्वायर करना, इनेट होती है पहले से प्रेजेंट होना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। अब इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, इसके अंदर ना दो टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, मतलब लड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो पहला डिफेंस होता है, ठीक है, ये कैसा होता है कि फिजिकल बैरियर होता है। जैसे हमारी स्किन हो गई ना, बाहर से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं आने देगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये सबसे बाहर होता है, ठीक है। यहाँ तो फिर हमारे लाइजोजाइम वाली सिक्रीशंस होती है, जैसे कि हमारे आंसुओं से निकलती है, आंसुओं में सिक्रीशन प्रेजेंट होती है, नेजल सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है लाइजोजाइम्स, तो वो भी आगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। और फिर आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या आता है, दो टाइप्स के आते हैं सेलुलर बैरियर्स। एक होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। एक तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्या करते हैं, सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। जब मैं इम्यूनिटी वाला टॉपिक बताऊंगी ना, फिर मैं बताऊंगी किस तरीके से आगे खा लेते हैं, मतलब ईट्स अप बोलते हैं ना, फेगोसाइटोसिस। तो ये खा लेते हैं बाहर से जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनको। एंड मैक्रोफेजेस भी इनकी तरह होते हैं, इनका थोड़ा ज़्यादा साइज होता है, विच आर लार्ज एमोबॉइड फेगोसाइटिक सेल्स एंड इन कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो वगैरह वगैरह यहाँ पे होते हैं। अब defensive cells of second line of defense operate through inflammatory response initiated by the histamine release of the damaged cell। अब ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना, ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है थ्रू इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, जैसे हिस्टामीन वगैरह रिलीज करता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिस्टामीन रिलीज होता है, ठीक है। ये कहाँ किस वाले में होगा रिलीज, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, ठीक है। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ इम्यून सेल्स एंड एंटीबॉडीज। अब इसके अंदर आता क्या 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 प्रोडक्ट्स आते हैं, जब आप इम्यूनिटी वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आप इसमें लिख पाओगे आराम से। ये यहाँ तो फिर ब्रीफ दिया हुआ सिर्फ इसमें नेचुरल इम्यूनिटी में, नेचुरल ससेप्टिबिलिटी में बेसिकली। तो जो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होगा, इसके अंदर इम्यून सेल्स आ जाएंगे, एंटीबॉडीज आ जाएंगे जो वही इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। और मेन सेल्स कौन कौन से आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं बेसिक, और बी लिम्फोसाइट्स आ गए इसके अंदर, और टी लिम्फोसाइट्स आ गए, ठीक है। एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग बी लिम्फोसाइट्स और सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम वाले टी लिम्फोसाइट्स। और जब इम्यून मैकेनिज्म डैमेज होता है तो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो पर्सन होता है, बिल्कुल सेंसिटिव हो जाता है और उसको कोई भी डिजीज इजीली अफेक्ट कर सकती है। ये लाइन लास्ट में ज़रूर लिखनी है, क्योंकि तभी तो हम उसको ससेप्टिबिलिटी के बारे में बता पाएंगे कि दैट पर्सन गेट्स ससेप्टेबल। इफ इम्यून सिस्टम गेट्स डैमेज देन दैट पर्सन गेट्स ससेप्टेबल। तो नेचुरल ससेप्टिबिलिटी इस तरीके से होती है। एक होती है आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होती है, ये हम मेडिसिन के द्वारा प्रोवाइड करते हैं विच ऑल्टर द ससेप्टिबिलिटी। कुछ मेडिसिन हम डालते हैं बॉडी के अंदर जो ससेप्टिबिलिटी को अल्टर करती हैं। व्हेन द डोज ऑफ द मेडिसिन नॉन अवेलेबल। अब क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ मेडिसिन हम क्या करते हैं, हम रेगुलर लेने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है वो अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर देती है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी यही होती है कि तुमने मेडिसिन तो खाई किसी चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी को ऑल्टर करने के लिए, लेकिन जब तुम्हारे पास इतनी तुमने मेडिसिन खा ली कि अब वो नहीं एबल है, ठीक है ना, कि वो नहीं कर पा रही, उसके अंदर पोटेंसी ही नहीं है,
बाहर से जो भी ऑर्गेनिज्म तुम्हारी बॉडी में आ रहा है या कुछ भी तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, उससे लड़ने की उस मेडिसिन में जब पोटेंसी नहीं रही तो तुम और ज़्यादा ससेप्टेबल हो गए। अब तुम्हें हायर पोटेंसी का मेडिसिन चाहिए होगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है इसके साथ ही है, ये है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द होस्ट ससेप्टेबिलिटी, कि एक होस्ट जो है वो कब ससेप्टेबल होगा, ठीक है ना। जो ससेप्टेबिलिटी होगी एक होस्ट की इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे एज क्या है तुम्हारी, फिजिकल कंडीशन कैसी है, तुम्हारी इम्यूनिटी है कि नहीं, हाइजीनिक कंडीशंस, सर्टन कस्टम्स, ठीक है। सबसे पहले एज की बात करें अगर हम, तो सबसे यंग लोग और सबसे ओल्ड लोग ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं डिजीज़ के लिए। और देन ओल्डर चिल्ड्रन, यंग अडल्ट्स, बूढ़े लोगों को ले लो या यंग लोगों को ले लो, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी जो बिल्कुल ही यंग बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बेबीज़ होते हैं या उनसे थोड़े ज़्यादा बड़े, और जो हमारे बिल्कुल ओल्ड लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इवन सर्टन डिजीज़ हैव अ नेचुरल डेफिनिटी फॉर पर्सन इन सर्टन स्पेसिस। अब तुमने देखा होगा कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो तुम्हें बचपन में ही होती हैं, ठीक है ना। बचपन में हमें कैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स वगैरह होते हैं, तो कुछ डिजीज़ ही ऐसी होती है जो होती ही उस एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल कंडीशन क्या है तुम्हारी। अब पर्सन इन अ स्टेट ऑफ माल न्यूट्रिशन और सफरिंग फ्रॉम एन इम्बैलेंस इन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैव मोर चांसेस ऑफ इन्वेजन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द वीकन रेजिस्टेंस। कुछ लोगों के अंदर रेजिस्टेंस ही कम होती है। रेजिस्टेंस कम क्यों होती है, उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जो उनके अंदर क्षमता नहीं छोड़ती इन चीज़ों से लड़ने की और किसी और डिजीज़ से लड़ने की। जैसे कि किसी को अगर माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण हो गया, ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल तुमने देखा होगा कुछ लोग स्टंटेड, वेस्टेड वगैरह होते हैं, तो दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। और ऐसे लोगों को जल्दी चांसेस होते हैं कोई डिजीज़ होने के। उसके बाद आती है इम्यूनिटी, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे वो बड़ा ज़्यादा इम्यूनिटी होगी उनको किसी डिजीज़ से लड़ने के लिए, क्योंकि वो उन चीज़ों के बीच में रह रहे होंगे, ठीक है ना। इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यू टू एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंड हैविंग डेवलप्ड एंटीबॉडीज और हु हैज़ बीन आर्टिफिशियली इम्यूनाइज रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शन। अगर एक बार तुम्हें वो डिजीज़ हो गई है ना, तो दूसरी बार होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और या तो तुम टाइम टू टाइम अपने आप को इम्यूनाइजेशन करवा रहे हो, देन दैट ऑल्सो लीड्स टू लेस चांसेस ऑफ गेटिंग द डिजीज़। ओके, उसके बाद है हाइजीनिक कंडीशंस। हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड रीजन पे रहते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा डिजीज़ होने के चांसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि उनके आसपास डिजीज़ ज़्यादा, उनके आसपास बैक्टीरिया ज़्यादा, उनके आसपास ऐसे कीटाणु ज़्यादा है जो उनको डिजीज़ कॉज करेंगे, तो ऑब्वियसली दे वुड बी मोर ससेप्टेबल, ठीक है। उसके बाद कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, अम्बिलिकल। अच्छा, तो क्या होता है कि साउथ अमेरिकन कल्चर्स में क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको डर्ट के साथ रब करते हैं बच्चे की, या फिर ओपन डेफिकेशन होती है कहीं वियतनाम में या अदर एशियन कल्चर में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म तुम्हारे जो नेचुरल हमारे आसपास का इकोसिस्टम है वहाँ पर एंटर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इससे डिजीज़ की अकरेंस भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ एक और फैक्टर है जो कि है, जैसे कि रेस क्या है तुम्हारी। तो जैसे कि जो ब्लैक पीपल होते हैं उनमें हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ या फिर सिकल सेल अनीमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस वुमेन में होते हैं, तो ये सेक्स जो है एक फैक्टर बन गया है यहाँ पर। उसके बाद अगर तुम एस्बेस्टोस वर्कर हो, ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हो, तो तुम्हें लंग कैंसर के ज़्यादा चांसेस होंगे, या तुम रहते कहाँ पर हो दैट ऑल्सो डिपेंड्स, तो उससे भी ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो दिस इज़ व्हाट ससेप्टेबिलिटी इज़। ये पूरा टॉपिक था ससेप्टेबिलिटी का, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।